24 घंटे से महाराष्ट्र सरकार और रेल मंत्रालय के बीच जबरदस्त तनातनी है। रेल पर सियासत फुल है। मजदूरों के लिए रेल मंत्री ट्रेन चलाना चाहते हैं और महाराष्ट्र की तरफ से पूरी लिस्ट नहीं भेजी जा रही। इस कंफ्यूजन की वजह क्या है? मजदूर स्टेशन आते हैं लेकिन कई बार वापस लौट जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब सिर्फ रेल मंत्री दे सकते हैं। इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर देवेंद्र पराशर ने अभी रेल मंत्री से हर वो सवाल पूछे जिसका जवाब आप सुनना चाहते हैं। ये स्पेशल इंटरव्यू देखिए। उम्मीद है इसके बाद सियासत रुकेगी और ट्रेन चलेगी। साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारत सरकार के रेलवे और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी। सर, सबसे पहला सवाल आपसे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जो कहा कि किस प्रकार से उन्हें कितनी ट्रेनें की जरूरत है, ट्रेनें मिल नहीं रही है, उस पर क्या रिएक्शन आपका? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने एकदम गलत बयान दिया, बेबुनियाद बात करी। वस्तुस्थिति ये है कि मैं लगातार उनके अधिकारियों के साथ, चीफ सेक्रेटरी, उनके नोडल ऑफिसर्स, यहाँ तक कि माननीय शरद पवार जी के साथ कई बार दिन में चर्चा होती थी, लगभग रोज ही चर्चा होती थी। जब उनको कुछ हेल्प चाहिए थी हम तट पर रहते थे, कुछ हमारी रेलवे को तकलीफ आ रही होती थी तो हम फोन करते थे। यहाँ तक कि रात को 1-2 बजे उनके नोडल ऑफिसर, जिनसे मुझे कोई जरूरत नहीं थी करने की, वो मुझे डायरेक्ट फोन करते थे और मैं चीफ सेक्रेटरीज को दूसरे प्रदेशों के उठाता था कि भाई ये रिजॉल्व करो और गाड़ियों को जाने दो। मुझे पता नहीं उनको क्या हुआ, सडनली कल उन्होंने ऐसा बयान दे दिया कि 80 ट्रेन मांगते हैं और 30-40 ही मिलती है, जो एकदम सरासर गलत था। तो मुझे लगा अच्छा रहेगा कि हम स्पष्टीकरण कर दें। वास्तुस्थिति ये है कि 65 गाड़ियां अभी तक जो शेड्यूल हुई लगी, उस पे ये पैसेंजर ही नहीं ला पाए। कल के दिन भी 5 बजे से हमारे अधिकारी इनके पीछे पड़े थे कि लिस्टें दो, हमें प्लानिंग करनी है। रेल तो ऐसा नहीं है कि भाई अभी बोलो और 1 घंटे में खड़ी हो गई। आपको रेलगाड़ी अरेंज करनी है, रूट बनाना है, खाने पीने का अरेंजमेंट करना है, आरपीएफ को तैयार करना है, मेंटेन करना है रेक को। पूरा ऑपरेशनल एक लंबा चौड़ा तामझाम है। खैर 5 बजे नहीं आई, 6 बजे नहीं आई, 7:30 बजे मुझे ट्वीट करना पड़ा कि भाई 1 घंटे भर में 2 हम प्लान कैसे करें। नहीं आई, शायद 2 बार और मैंने किया, 12:30 बजे भी नहीं आई थी। उसके बाद जाके 46 ट्रेनों की एक सूची आई लिस्टों के साथ पैसेंजर की। 46 में 5 ट्रेन थी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की, वहां एम्फैन के कारण जा नहीं सकती है। रह गई 41। उसमें केरल के लिए इन्होंने डेटा पूरा ठीक से नहीं दिया था। केरल ने कहा ई पास वगैरह नहीं हो, ट्रेन नहीं आने देंगे, तो कहीं लोग आ जाएं तो फिर मारामारी होगी, ट्रेन नहीं जा सके। पश्चिम बंगाल ट्रेन लेने को तैयार नहीं है, उसने कह दिया भाई 15 जून तक हम लेंगे ये ट्रेनें। तो पश्चिम बंगाल की ट्रेनें इनको पश्चिम बंगाल के साथ सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि उनकी कोई तैयारी है नहीं। आज भी थोड़ी देर पहले मैं पूछ रहा था, कुछ डिटेल्स आई हैं ट्रेनों की, 40 है, 45 है, पता नहीं, अभी कुछ वो लोग चेक कर रहे हैं। अभी आई है, हम कब से मांग रहे हैं। और बाकी ऐसा पैसेंजर डेटा डंप कर दिया है कि आप खुद सॉर्ट आउट करें। रेलवे बैठ के कैसे तय करेगा किस पैसेंजर को कहाँ जाना है, कौन सी गाड़ी में जाना है, किधर स्टॉपेजेस चाहिए गाड़ी को। तो मैं समझता हूँ उनकी पूरी व्यवस्था चरमरा गई है, कोई उनको पता नहीं है। और एक अनाप शनाप आरोप लगाना, टीवी पे बोल देना कि केंद्र सरकार का सहयोग नहीं है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। खास तौर पे जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी केंद्र सरकार देश के 130 करोड़ लोगों की चिंता कर रही है, हर राज्य के साथ मित्रता के साथ चीजें सुलझा रही है, हर राज्य को मदद कर रही है। उसमें मुझे लगता है राजनीतिकरण करने की आवश्यकता नहीं थी। सर, जो पैसेंजर डाटा मांगा जा रहा है उसमें भी जो स्पेसिफिक्स चाहिए वो स्पेसिफिक्स के साथ वो डाटा आप लोगों को नहीं मिल रहा, जरा भी नहीं मिल रहा है। वही तो तकलीफ है। और जितने ट्रेन का डेटा स्पेसिफिक मिलेगा, हमें क्या तकलीफ है? हमारी तो ट्रेनें खाली पड़ी हैं। हम तो चाहते हैं जल्दी से जल्दी लोग पहुंचे। आपको ध्यान होगा 10 दिन पहले तो मैंने कहा था कि देश के 700 जिलों में कोई जिले से जहां मेन लाइन स्टेशन है, अगर कोई लोग आपको रास्ते में भी मिले, उन सबको मेन लाइन स्टेशन के नजदीक के डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट के ऑफिस में ले आओ, सूची बना के बता दो किसको किधर जाना है, हम वहां से ट्रेन अरेंज करके ले जाएंगे।
ऐसे हमने झांसी से, आगरा से, गाजियाबाद से कितनी ट्रेनों में लोगों को भेजा है। लेकिन बहुत दुख की बात है कि महाराष्ट्र ठीक से सूची नहीं दे पा रहे, कहाँ जानी है ट्रेन, कितने स्टॉपेज करना है, कौन पैसेंजर किस ट्रेन में जाएगा, और ये डेटा के बगैर जिस राज्य में जाएंगे वो उनका क्वारंटाइन कैसे अरेंज करेंगे, वो उनको जो मानधन देना है वो कैसे देंगे, वो उनके लिए बस कैसे अरेंज करेंगे, उनको किस गांव में कितने लोगों को लेके जाना है उनको कैसे मालूम पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र को थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है और जल्द से जल्द चीज़ों को नियंत्रण में लाए। कल भी उन्होंने कुछ 157-160 ट्रेनें बताई। कल सुबह हमने पूछा था सभी राज्यों को कितनी ट्रेनें चाहिए, तो 900-950 ट्रेनें चाहिए पूरे देश में, जो हम 3 दिन में 4 दिन में खत्म कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर एप्लीकेशन डेटा तो चाहिए जिसके आधार पे उनको हम ट्रेन प्लान करके उनको पहुंचा सकें। जैसा कि आपने बताया कि बंगाल और उड़ीसा के वहाँ पे तूफान था, उसके चलते ट्रेनें वहाँ ही कैंसिल हुई, लेकिन बावजूद इसके देखा गया है कि उसके भी बहुत सारे यात्री वहाँ पहुँच गए थे, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रही। तो ये सीधे कोऑर्डिनेशन की कमी थी कि इन्फॉर्मेशन पास नहीं हो रही। हमने महाराष्ट्र को बता दिया था कि पश्चिम बंगाल का आप उनसे चर्चा करके उनसे अप्रूवल ले लीजिए। जब तक उनकी अप्रूवल नहीं आती है हम कैसे प्लान करें। और हमने तो जो गाड़ियां महाराष्ट्र ने मांगी वो प्लान कर दी। अब बाकी उनको और पश्चिम बंगाल को आपस में सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। हमारे हिसाब से तो देश में सभी जगह जानी चाहिए गाड़ियां, लेकिन अब केरल ने अपने कुछ कंडीशन लगा दी, पश्चिम बंगाल ने रोक लगा दी। अब उसका तो रेलवे तो मात्र साधन दे सकता है। रेलवे एक राज्य, और पहले तो वास्तव में महाराष्ट्र के लिए मैं एक राज्य सरकार से भी बात कर करके परमिशन दिलवा रहा था। और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी का और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी का, कि वो रात को लेट तक मेरे फोन लेते थे, 11 बजे 12 बजे जो सहयोग चाहिए था देते थे। और उन्होंने बहुत मदद की, जिससे आज लगभग 1000 से अधिक ट्रेनें बिहार जा सकी हैं। लगभग आधी ट्रेनें जो कुल 3050 गई हैं उसमें से शायद 1300-1400 ट्रेनें उत्तर प्रदेश जा चुकी हैं। ये वास्तव में 1356 ट्रेनें उत्तर प्रदेश गई हैं, 1071 ट्रेन बिहार गई हैं। ये वास्तव में दोनों मुख्यमंत्रियों ने बहुत सहयोग दिया, जिसके कारण उनके लोग घर तक पहुंच पाए। उन्होंने अपने प्रदेश के लोगों को अपनाया, उनकी चिंता की और एक प्रकार से एक मिसाल कायम की कि कैसे प्रवासी मजदूरों का ख्याल रखना चाहिए, कैसे उनकी चिंता होनी चाहिए। सर, इसी क्रम में ये पूछेंगे, जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट हैं, जैसे बंगाल की बात करें, झारखंड की बात करें, राजस्थान या छत्तीसगढ़, इनकी तुलना आप यूपी बिहार जैसे राज्यों में करते हैं तो क्या फर्क महसूस? झारखंड में तो महाराष्ट्र की कांग्रेस की सरकार है, झारखंड में भी महाराष्ट्र में भी, लेकिन झारखंड महाराष्ट्र को परमिशन नहीं देता था और महाराष्ट्र के अधिकारी मुझे रिक्वेस्ट करते थे, मैं झारखंड से रिक्वेस्ट करता। ये हालत हो गई थी। और शुरू में तो शायद पहले 15 दिन तक झारखंड में 30-40 ट्रेन नहीं गई थी। फिर जब हमने कंसेंट का क्लॉज हटाया तब जाके भी, और झारखंड में बहुत लोग जाते हैं काम करने, झारखंड में अभी तक सिर्फ 153 गाड़ियां गई हैं। बिहार में 1071 और झारखंड में सिर्फ 153। देखिए कितना फर्क है दोनों में। इसी क्रम में देखें तो छत्तीसगढ़ में सिर्फ 46 गाड़ियां गई हैं। अब आप सोचिए कि सिर्फ 46 गाड़ियों लायक लोग छत्तीसगढ़ जाना चाहते होंगे क्या? तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि सब राज्य उतना कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। परंतु मेरी उम्मीद है कि अब उन्होंने, सब राज्यों ने बता दिया है कि कितने कितने उनको गाड़ियां चाहिए, जो उनके पास सूचियां हैं, जिसके हिसाब से 900-950 गाड़ियां हैं। ये हम अगले 4-5 दिन में, 3-4 दिन में खत्म कर देंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि कोई प्रवासी मजदूरों पर राजनीति ना करे और सहयोग करते हुए हमें सही पूरी डिटेल्स के साथ रिक्वेस्ट भेजे, जिससे हम ट्रेनों को निर्धारित तरीके से चला सकें। बंगाल की अगर बात करें तो वहाँ का अनुभव कैसा रहा था इस मामले में? बिहार का तो आप जानते हैं, पहले 8 दिन तक सिर्फ 2 ट्रेनें गई जा पाई थी।
क्योंकि वो कंसेंट ही नहीं दे रहे थे। पहली से 8वीं मई तक एक अजमेर शरीफ से गई थी और एक एर्नाकुलम, सिर्फ 2 ट्रेन। फिर माननीय गृह मंत्री जी ने जब पत्र लिखा तब उन्होंने 8 ट्रेनों की सूची दी कि अगले 5 दिनों में हम 8 ट्रेन लेंगे। वो भी 5 दिनों में सिर्फ 5 ही ली, 8 नहीं ली। उसके बाद जब मैंने पब्लिकली कहा कि भाई बंगाल हम भेज नहीं पा रहे और हमने कंसेंट भी निकाल दिया गृह मंत्रालय ने, उसके बाद भी उन्होंने कुछ 104 ट्रेनों की सूची हमें भेजी, शायद आज से हफ्ता 10 दिन पहले, जो अगले 30 दिन में लेने वाले थे, 15 मई से 15 जून तक। अब इतना बड़ा प्रदेश, देश भर से लोग अपने घर जाना चाह रहे हैं, अपने बच्चों के पास, अपने माँ बाप के पास, और अगर पश्चिम बंगाल दिन में 3 या 4 गाड़ी लेगा, यानी 5-6 हजार लोग ही लेगा, तो कैसे पश्चिम बंगाल के लोग अपने घर पहुंच पाएंगे, मैं नहीं जानता। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक राज्य अपने खुद के लोगों को अपनाने को तैयार नहीं, अपने खुद के लोगों को घर आने देने को तैयार नहीं। आप सर जो ज़्यादा फीडबैक लेते रहते हैं और हर तरीके से फीडबैक लेते हैं, ऐसी स्थिति में ये जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, उसका फीडबैक मिलने के बाद आपको जो महसूस हो रहा है वो कैसा हो रहा है? क्योंकि कुछ मामलों में दिखे कि बहुत ऐसी तस्वीरें थी कि जाना तो कहीं और, ट्रेन पहुंच गई कहीं और। पहली बात तो हर ट्रेन जहां पहुंचनी थी वहीं पहुंची है, लेकिन पूरे देश से, क्योंकि अधिकांश ट्रेन उत्तर प्रदेश और बिहार ही कोऑपरेट कर रहा था और सभी ट्रेनें एक ही दिशा में उत्तर प्रदेश बिहार जा रही थी, और फिर वहां एक एक जगह रुकते रुकते जाना लोगों को उतार के। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज चेक करती थी कि सही लोग उतर रहे हैं कि नहीं, कि उनको उनका जांच करना है, उनको पैसे देने हैं, उनको क्वारंटाइन करना है। तो उसमें समय लगने के कारण वो रूट चोक हो गया था। तो हमारे चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का पूरा खुलासा किया, और जब चोक होने के कारण पीछे से आने वाली गाड़ियां आगे बढ़ नहीं पा रही थी, तो हमने कुछ गाड़ियां डाइवर्ट करके दूसरे रास्ते से बिहार और उत्तर प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट पहुंचाई, जिसके कारण जरूर उनको समय भी ज़्यादा लगा। सडन चेंज के कारण खाने पीने की व्यवस्था शुरू में नहीं हो पाई थी, लेकिन हमने उस पर नियंत्रण पा लिया है। अब ट्रेनें निकलते हुए ही रूट उसका पहले से तय कर लिया जाता है। कुछ ट्रेनों को थोड़ा अलग हटके जाना पड़ता है, पर उससे वो जल्दी पहुंच जाती है क्योंकि चोकिंग नहीं हो हम होने दे रहे हैं, और उधर उनका खाने पीने का सबका इंतजाम किया जा रहा है। तो अब जो एक स्थिति निर्माण हो गई थी उसको काबू में ले आए। की बात करें तो उसे कैसे देखते हैं आप? खासतौर पर अगर रेलवे की सेहत की भी बात कर लें तो कोरोना का दौर या पोस्ट कोरोना का दौर, तो उसे कैसे देखते हैं? देखिए, स्वाभाविक रूप से कोरोना के बाद देश भर में एक नया काम करने का ढंग होगा और विश्व भर में ये महसूस किया जा रहा है। इस नए काम करने के दौर में हमें भी, भारत को भी अपनाना पड़ेगा नई नई स्थितियों को, नई नई सावधानियों को। अब 2 गज की दूरी आपने भी मेरे से बनाई रखी है, ये साधारणतः रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना पड़ेगा। मुझे लगता है इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए जैसे आयुष मंत्रालय ने कई सुझाव दिए, या योग जो आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अटक प्रयासों से आज विश्व भर में स्वीकार किया गया है, इन सब चीज़ों के माध्यम से भी लोगों की सेहत ठीक रहेगी। आप देखें तो माननीय प्रधानमंत्री ने जितने कार्यक्रम गत 6 वर्षों में देश के समक्ष रखे, चाहे स्वच्छ भारत हो, चाहे डीबीटी करने के लिए जनधन अकाउंट, आधार और मोबाइल का विस्तार हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, जिस भारत की योजना हो जिससे 50 करोड़ लोगों के मुफ्त में स्वास्थ्य सेवाएं हो रही, इन सब योजनाओं का आज देश को कितना लाभ हो रहा है कोविड की लड़ाई में। अगर ये नहीं होती तो आज सोचिए आज क्या आप लोगों को रोक पाते सड़क पे थूकने से, क्योंकि ये 5 साल से लगातार एक कल्चर डेवलप किया जा रहा है। तो आज देखेंगे आप कोई थूकता नहीं है सड़क पे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि थी कि देश को एक लॉन्ग टर्म के लिए सुधारने के लिए वो लगातार प्रयास करते रहे। अब आत्मनिर्भर भारत के पैकेज 20 लाख करोड़ के पैकेज के तहत उन्होंने एक नई ऊर्जा दी है देश को आगे बढ़ाने के लिए। सभी मंत्रालय इस काम में जुट गए हैं। कैसे हम फार्मास्यूटिकल दवाइयों में विश्व की फार्मेसी जाने जाते हैं, उसको और बड़े रूप में कैसे विस्तार करें, कैसे खिलौने और फर्नीचर विदेश से आने के बदले देश में बने,
कैसे हम एग्रोकेमिकल्स में और बड़े रूप से विश्व में पहचाने जाएं, कैसे देश का चावल, देश में बनाए हुए रेडी टू ईट फूड्स, इन सब चीज़ों का हम बड़े रूप में उत्पादन करके विश्व भर में भेजें, कैसे हमारा कपड़ा का व्यापार ऐसी क्वालिटी का बन जाए कि पूरा विश्व भारत का कपड़ा मांगे। तो अलग अलग क्षेत्रों को लेके हम भारत के उद्योग जगत के साथ, भारत के छोटे लघु उद्योग के साथ, भारत के व्यापार समझने वाले विशेषज्ञों के साथ लगातार चर्चा करके आगे के लिए एक बड़ा सुलझा हुआ रास्ता जो इस देश को समृद्ध बनाएगा, देश को मजबूत बनाएगा, देश के बनाए हुए वस्तुओं की गुणवत्ता सुधार करेगा और देश को एक देश बना के, आत्मनिर्भर देश बना के भारत एक विश्व शक्ति बने, इसके प्रति हम सब संकल्पित हैं। भारत आत्मनिर्भर है और आत्मनिर्भर और मजबूती से आगे बनेगा। सर, पॉलिटिक्स की बात करें तो इस तो खासतौर पर प्रवासी मजदूरों के मामले में जिस प्रकार से परसेप्शन की लड़ाई में दिखाई, कैसे लोग सड़क पे जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, राहुल गांधी भी सड़क पे पहुंचे और किस तरह से आरोप लगाना शुरू किया कि सरकार पे मजदूरों का दर्द नहीं समझती है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? दुर्भाग्य है कि हर एक चीज में कुछ लोग राजनीति करने की कोशिश करते हैं। हमने अपनी तरफ से सेवा भाव से पूरे इस कोविड के दौरान हर राज्य के साथ मित्रता के संबंध रखते हुए सब काम किया। मैं समझता हूँ किसी राज्य ने कोई कंप्लेन नहीं किया, हर राज्य सहयोग भी दे रहा है, हर राज्य को केंद्र की तरफ से पूरा सहयोग है। लेकिन गलत और बेबुनियाद आरोप अगर कोई लगाए तो जरूर दिल को चोट पहुंचती है। मेरा अभी भी आपके माध्यम से सभी को अनुरोध है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जैसे भारत ने कोविड की लड़ाई लड़ी है, जैसे पूरे विश्व ने भारत की सराहना की है, माननीय प्रधानमंत्री जी की सराहना की है, जैसे पूरे विश्व ने आश्चर्य किया कि इतना बड़ा देश 130 करोड़ लोगों का इतनी कठिनाइयों के बावजूद कितनी अच्छी तरीके से लॉकडाउन को भी मेंटेन किया, कोविड के बहुत बड़े फैलाव से देश को बचाया, हजारों लाखों लोगों को बचाया। मैं समझता हूँ जैसे पूरा विश्व आज भारत की तारीफ कर रहा है, अगर हम सब मिलके इस काम को और आगे बढ़ाएं तो आगे के औद्योगिक विकास में, आगे की आर्थिक प्रगति में, ये आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के तहत और अन्य जो कदम भारत सरकार और राज्य सरकारें मिलकर ले सकती हैं और आगे लेंगी, उससे भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। सर, कुछ क्रिटिक्स का ये कहना था कि जैसे माइग्रेंट लेबर की समस्या, अनरेस्ट जो उनका अप्रैल में दिखना शुरू हो गया था, तो क्या ट्रेनों के चलने में थोड़ा विलंब हुआ, ये पहले किया जा सकता? मैं समझता हूँ जरा भी नहीं। एक कोविड के चेन को तोड़ने का जो बहुत बड़ी आवश्यकता थी, वो पहले जनता कर्फ्यू और फिर 25 मार्च से जिस प्रकार से हमने लॉकडाउन किया, एक सर्टेन पीरियड तक जब तक आप लॉकडाउन को बहुत सख्त नहीं रखो तब तक बड़ा मुश्किल है कि आप कोविड की ट्रांसमिशन की चेन को तोड़ पाओगे। तो मैं समझता हूँ बड़ी सोची समझी नीति के तहत एक एक चीज का निर्णय लिया गया, एक एक चीज बड़ा सलाह मशुरा करके स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय सबने मिलके प्रदेशों से भी सलाह मशुरा करके खोला। अब ये तो ऐसी बात है कि जब आप खोलो तो बोले आपने देर कर दी, और अगर आप खोलो तो फिर वो दूसरी तरफ बोलेंगे कि क्यों खोला। अब हवाई जहाज खोली है, अभी तक कोई प्रदेश दिल से हमारे साथ जुड़ नहीं रहे। उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल, इन सब, उत्तराखंड, इनको छोड़ दे तो अभी तक केरल अलग तकलीफ दे रहा है, तमिलनाडु अलग तकलीफ दे रहा है, मुंबई, महाराष्ट्र ने तो बहुत ही परेशान किया। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं खोलो तो भाई आप खोलते क्यों नहीं हो, खोलो तो अरे क्यों खोला। इस प्रकार की भावना से अगर राजनीति करने की कुछ लोग कोशिश करेंगे, मैं समझता हूँ देश की जनता भी उनको माफ नहीं करेगी। देश की जनता भी समझ रही है कि ये फोटो आपकी राजनीति उनको नहीं चाहिए। उनको प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा नेता जो लड़ाई के मैदान में आगे खड़े होके नेतृत्व करे पूरी सेना का, ऐसा नेता देश को चाहिए। और वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैटल लाइन पे खड़े होके, फ्रंट लाइन पे खड़े होके देश का संकल्प
और देश का मनोबल बढ़ाने में जुटे हुए हैं। सिटीज है, जैसे मुंबई की बात कर रहे हैं या पुणे है या गुजरात के शहरों की बात कर रहे हैं, जहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा होती है, वहीं पे कोरोना के केसेस भी ज्यादा हैं, तो ऐसे में लॉकडाउन रिलैक्सेशन का असली फायदा मिलता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिहाज से? मुझे लगता है वो एक एक राज्य को और एक एक शहर को अपनी परिस्थिति के हिसाब से इसको तय करने के लिए काफी छूट दी है माननीय गृह मंत्री ने और गृह मंत्रालय ने, और एक एक राज्य को अपनी परिस्थिति और अपने खुद की क्षमता परिस्थितियों को संभालने की उसके हिसाब से तय करना पड़ेगा। और इसके लिए केंद्र की तरफ से उनको जो मदद चाहिए हम करने के लिए तैयार हैं। आखिर में सवाल सर, क्योंकि आप मुंबई कर भी हैं, कोरोना के इन्फेक्शन के मामले में मुंबई की जो स्थिति है, ऐसा लगता है कि वो न्यूयॉर्क के रास्ते पे जाता दिख रहा है, वो चिंतित करता है ये चीज? नहीं, हम सबको चिंता है और मैं शुभकामनाएं दूंगा महाराष्ट्र की सरकार को, मुंबई के एडमिनिस्ट्रेशन को, कॉरपोरेशन को, कि वो पूरा जोर लगाएं, जल्द से जल्द स्थिति को काबू में लाएं। पूरे सरकार को और मुझे विशेषकर मुंबई होने के कारण मुझे तो विशेष चिंता है। और मेरा परिवार पूरा मुंबई में है, माँ है वहाँ पे, भाई बहन है, और मैं भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द मुंबई पे नियंत्रण आए, मुंबई के लोग स्वस्थ हों, ठीक हो। और मेरी पूरी शुभेच्छा महाराष्ट्र, मुंबई और पूरे देश और विश्व के सभी लोगों के प्रति है कि ये हम कोरोना की महामारी से जल्द निकले और प्रगति के राह पे देश और दुनिया फिर चले। बहुत धन्यवाद सर से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ भारत सरकार के रेलवे और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी। कैमरा पर्सन विजय के साथ